नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वैसे तो देश की अर्थव्यवस्था कई सारी चीज़ों से डिफाइन होती है, लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल जिसने मचाया है वो है पेट्रोल डीजल की प्राइस ने। सोने चांदी के रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि उसका असर सीधे मार्केट पे पड़ रहा है। मार्केट में था कि फिर अगर हम एक साल तक गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदते हैं, सोना चांदी, तो फिर मार्केट का क्या होगा? मार्केट भी तो क्रैश होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान है। देखिए, गोल्ड का सिर्फ नुकसान ही नहीं है, गोल्ड के फ़ायदे भी हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, जो क्या करते हैं, रॉ में गोल्ड खरीदते हैं, उनका ज्वेलरी बना के और एक्सपोर्ट कर देते हैं। या डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है गोल्ड का, तो वहाँ पे छोटे छोटे MSMEs भी है जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो पूरा मार्केट एक तरीके से अगर लोग खरीदना बंद कर दें अचानक से तो कोलैप्स हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो अपील करी है तो इससे लोग नॉन एसेंशियल जो खरीदना बंद कर देंगे और थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल बेनिफिट है वो फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ेगा, वो ज़्यादा बेनिफिट है। गोल्ड को हम एक तरीके से नॉन प्रोडक्टिव एसेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड से मशीन नहीं बनती, उससे प्रोडक्शन नहीं निकलता है, उससे रोड नहीं बनती है, तो एक तरीके का नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है। गोल्ड इंडिया के इंपोर्ट का सेकंड नंबर है, मतलब हम लार्जेस्ट नंबर पे अगर हम इंपोर्ट्स की कमोडिटी देखें तो गोल्ड उसमें सेकंड नंबर पे आता है। तकरीबन 60 से 72 बिलियन डॉलर का गोल्ड हमने पिछले साल खरीदा था। राइट। अब ऐसे में ये 72 बिलियन, आप सोचिए कि इसका कितना इम्पैक्ट है फॉरेन एक्सचेंज पे, ये छोटी फिगर नहीं है। हाँ। तो अगर हम एक साल के लिए इसको डिफर कर दें, या हम नॉन एसेंशियल नहीं कह रहे हैं, हम नॉन एसेंशियल को हम नहीं खरीदें और हम कुछ दिन तक डिफर करें, तो अपने इसमें रूपी को सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज को बेनिफिट होगा, इससे मैनेजमेंट को बेनिफिट होगा, और जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमें कम करने में मदद मिलेगा। तो क्या जो गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने और चांदी के प्राइसेस इतने हाइक हो रहे थे पीएम की अपील के बाद, या जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद, संभावनाएं कैसी लग रही हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट की? प्राइसेस हाई होंगे, लो होंगे, क्या रहेगा? देखिए, ये शॉर्ट टर्म में तो वोलेटाइल रहेगा, बिल्कुल वोलेटाइल रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि पीएम ने अपील करी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया। हाँ। और प्राइसेस बढ़ गए। तो अगर लोकल मार्केट में आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर डिमांड ज़्यादा रहा तो प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर डिमांड घट गया, अगर प्राइसेस हाई है और गवर्नमेंट का जो अपील है लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो थोड़े से जो प्राइसेस है उस पर फ़र्क भी पड़ेगा, उसके प्राइसेस कम होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक सेंट्रल बैंक्स, जैसे आप देखेंगे कि रशिया, टर्की, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, इनके सेंट्रल बैंक ने बाहर से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। पहले क्या करते थे लोग? डॉलर को अपना रिजर्व बनाते थे। अब जब से RBI का 300 बिलियन जो फॉरेक्स है वो फ्रीज कर दिया यूरोप ने, तब से सबको लगा, इंक्लूडिंग इंडिया को भी, सबको लग रहा है कि भाई डॉलर में दूसरे देश की लायबिलिटी है ना, वहाँ पे उनका कंट्रोल है। अगर हम फिजिकली सोना यहाँ पे रखें तो उसको कोई बैन नहीं कर सकता है या रोक नहीं कर सकता है। तो एक शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का एकमात्र एक रीज़न ये भी है कि ये जो सेंट्रल बैंक्स ने खरीदना शुरू कर दिया है, बहुत बड़े पैमाने पे खरीदना शुरू कर दिया कहा भी जाता है, कहावत भी है कि जिसके पास जितना सोना देश उतना ही ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था भी उसकी होती है। बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे हमारे कंट्री को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के पास तकरीबन 800 मीट्रिक टन सोना है रिजर्व। लेकिन अगर मैं घरों की बात करूं, ठीक है, आपके घर और जितने गृहिणियां हैं सबके घर की बात, 30,000 टन सोना है हमारे भारत के गृहिणियों के पास। आप सोचिए, इतना बड़ा सोना है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आई थी, जिसमें क्या किया था उन्होंने कि आपके घर में जो आइडल पड़े हुए गोल्ड है आप उसको बैंक में जमा कर सकते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। इसका इफेक्ट ये हुआ कि तिरुमाला, साउथ के जो मंदिर हैं, शिरडी, इन्होंने अपना गोल्ड को मंदिर में रख के और उसको नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को प्रोडक्टिव बनाया और उससे इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि डिजिटली इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल भी इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। पीएम की अपील के बाद से आपने देखा कि सोना चांदी लोग खरीद भी रहे हैं, नहीं भी खरीद रहे हैं, मार्केट थोड़ा आप ये कहें कि सस्टेन है।
लेकिन सवाल ये भी हो रहा है कि फिर आखिरकार सरकार सोना बाहर से क्यों खरीद रही है, ये बड़ा सवाल है। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि सरकार ने हमें तो बोल दिया कि भाई आप सोना मत खरीदिए, लेकिन खुद ही आरबीआई बहुत बड़े पैमाने पे सोना खरीद रही है। देखिए, जो लोग सोना खरीदते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। सरकार ने जो अपील करी है वो फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए करी है। जैसे हमने कहा था कि क्रूड पे सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, डॉलर खर्च होता है। हम बात करें तो 160 से 170 बिलियन डॉलर हम क्रूड पे खर्च करते हैं। सोना पे तकरीबन 60 से 70 बिलियन हम खर्च करते हैं, तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। तो लोग जो खरीदते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, लेकिन जो आरबीआई खरीदती है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए खरीदती है। वो अपने इकोनॉमी में जो रिजर्व है गोल्ड का वो बढ़ाने के लिए करती है, जिससे कि आपको कल को अगर कोई सिचुएशन आए तो उसमें वो गोल्ड को हम यूज़ कर सकें। जैसे आपने देखा होगा अभी क्या है, डॉलर पे डिपेंडेंसी हमारी देश नहीं है, सारे दुनिया भर के तमाम देश अब एक करेंसी पे डिपेंडेंसी घटा रहे हैं। पहले लोग डॉलर पर आंख मूंद कर उनके सेंट्रल बैंक्स खरीदा करते थे, लेकिन जब से रशिया का 300 बिलियन रिजर्व फ्रीज हुआ तब से हमारी कंट्री भी सोना पे अपना फेथ हमने करना शुरू कर दिया, और हम धीरे धीरे हम सोना की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सोना गोल्ड को कोई और देश जब हमारे फिजिकल कंट्रोल में रहेगा तो उसको कोई और देश कब्जा नहीं कर सकता या उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। तो आरबीआई जो खरीदती है वो देश के रिजर्व्स के लिए खरीदती है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, वो कंजम्पशन नहीं है। तो फिर जमा क्यों किया था? आपका क्वेश्चन ये है कि पहले विदेशों में सोना क्यों जमा किया जाता जो फिर मंगवाना पड़ा, जो अभी मंगवाना पड़ रहा है। देखिए, इसका पहले जो रीज़न था वो अलग था, वो रीज़न प्रैक्टिकल रीजंस थे। पहले तो हमारे पास उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थी। दूसरा जो सिचुएशन था कि हम बैंक ऑफ इंग्लैंड या बाकी बैंक्स को दे के आसानी से कोलेटरल पे हमें लोन मिल जाता था, और बहुत आसानी से हमें कभी भी फंडिंग चाहिए था तो हमें मिल जाया करता था। ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक ने देखा कि ये जो ग्लोबल टेंशन हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन हुआ, यूक्रेन और रशिया का वार हुआ, और हर देश में ही कुछ न कुछ चल रहा है, तो बाहर पैसा रखना, गोल्ड रखना सेफ नहीं है। तो गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस फिजिकल उस गोल्ड को जो बाहर रखा हुआ था उसको अपने देश में लाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये भी उठ रहा है, जैसा अभी आपने जिक्र भी किया था पॉडकास्ट में, कि साउथ के लोग जो भी गृहिणियाँ थी उन्होंने अपने सोने चांदी को मंदिरों में इन्वेस्ट कर दिया था, तो क्या मंदिरों को दान दे दिया था। हाँ, तो क्या सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि सरकार मंदिरों से के सोने चांदी को भी यूएसए कर लेगी? आपका एक क्वेश्चन बहुत जायज़ है, और बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मंदिर अगर देश में अगर कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ी तो सरकार मंदिरों का सोना निकाल के और अपने पास रख सकती है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मंदिरों की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है, और ट्रस्ट एक सेपरेट एंटिटी है। आप ट्रस्ट का पैसा आप बिना किसी लॉ का अपने पास नहीं ला सकते, तो सरकार नहीं ले सकती। हाँ, ये वॉलंटरली हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी 2015 में, उसमें ये था कि आप अपना गोल्ड को बैंक में जमा करके और उस पर आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे मंदिरों ने किया भी, जैसे शिरडी, तिरुमाला, तिरुपति, ऐसे मंदिर ने किया। तो ऐसा किया जा सकता है, बट वॉलंटरी हो सकता है, सरकार इनसे छीन नहीं सकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए भी और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।